नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चुनाव से जुड़ी हुई है। बीजेपी ने सभी 90 विधानसभाओं के लिए चुनावी कार्यालयों का शुभारंभ किया है। दूसरी खबर नायब सिंह सैनी के बयान से जुड़ी है। नायब सिंह सैनी ने संकेत दे दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सभी लोकसभा की सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर मां की ममता को शर्मसार करती हुई ये तस्वीरें सामने आई हैं। और चौथी खबर झज्जर से नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी हुई है। नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर में शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां सीएम मनोहर लाल ने लोकसभा चुनाव के लिए गुरुग्राम विधानसभा में शनिवार को चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। पूरे प्रदेश भर में 90 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालय का शुभारंभ किया गया। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के बीजेपी ऑफिस गुरुकलम पहुंचकर के शिरकत की। यहां पर गुरुग्राम विधानसभा के दफ्तर का उद्घाटन किया, तो वहीं मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से सभी लोकसभा कार्यालयों का भी उद्घाटन उन्होंने किया है। गुरुग्राम से एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में शिरकत की है। और देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जो है बीजेपी जुट गया और उसी को लेकर के चुनावी कार्यालयों का जो है शंखनाद कर दिया गया है। चुनावी कार्यालयों का आज सीएम ने उद्घाटन किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय से। मुझे 10 तारीख के बाद 11 तारीख के बाद ही लग रहा है, क्योंकि उसका एक संकेत मैं कर रहा हूं। फाइनल सूचना आएगी तो आपको बताऊंगा। संभवतः 11 तारीख को, 11 मार्च को प्रधानमंत्री जी स्वयं गुरुग्राम आने वाले हैं। और उस दिन संभवतः अगर डिपार्टमेंट की ओर से सब चीजें क्लियर हो गई तो द्वारका एक्सप्रेसवे उसका उद्घाटन होने वाला है। चुनाव घोषणा होने से पूर्व कई कार्यक्रम आएंगे, जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है। अलग से सूचना सभी हमको मिलेगी, लेकिन अब हर कार्यक्रम को हमने पूरे मनोयोग से अपने अपने क्षेत्रों में पूरा करना है। चुनाव जो होता है वो एक लोकतंत्र का उत्सव होता है। समाज में बहुत उत्सव आते हैं, मेले आते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता विजेंद्र कुमार। विजेंद्र, बहुत स्वागत है बड़ी खबर में आपका। जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो है लोकसभा चुनाव के कार्यालयों का उद्घाटन आज कर दिया है। क्या कुछ अपडेट और चुनावी तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम के गुरुकमल पहुंचे थे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर जो कार्यालय का उद्घाटन है वो विधिवत रूप से किया गया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से धरातल पर उतर चुकी है और उसी को लेकर हर विधानसभा में भाजपा चुनावी कार्यालय खोल रही है। और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम पहुंचे थे और चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम पार्टियां चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है, लोकसभा के चुनाव को लेकर, तो वहीं कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रही है। और जो भाजपा का जो नारा है, जो कार्यकर्ता है लगातार ये नारा दे रहे हैं कि भाजपा इस बार 400 पार। तो कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। और जैसा कि पता है कि तमाम जो भाजपा ने जो संगठन है वो खड़ा किया है, चाहे बूथ लेवल तक, चाहे मंडल स्तर पर, तमाम तरह के पन्ना प्रमुख जैसे संगठन भाजपा ने तैयार किए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरह से चुनाव की जो रणनीति है वो बना चुकी है। और तमाम जो आप देख सकते हैं कि आज जो कार्यालय खोला गया है गुरुग्राम में, वहां भी तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी वहां पर मौजूद रहे। और जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक संकेत दिया कि 11 मार्च को प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ पर हो सकता है और जो द्वारका एक्सप्रेस है उसका उद्घाटन किया जा सकता है, फिलहाल ये संकेत दिया है। और ऐसे में आपको बता दें कि गुरुग्राम में
जो काफी तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं। जी बिल्कुल विजेंद्र, आपने कहा कि 11 मार्च को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुग्राम जो है आगमन हो सकता है। द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, और साथ ही सीएम के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 11 मार्च के आसपास ही चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। जी 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 जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव है और उसको लेकर 10 या 11 तारीख को जो चुनावी है ऐलान वो हो सकता है लोकसभा का, और इसी को लेकर इसी के मद्देनजर जो है कार्यालय है ये खोले जा रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज मंच के माध्यम से जो कार्यकर्ताओं को मंत्र देते भी नजर आए कि किस तरह से जो कार्यकर्ता है उनको काम करना है, और किस तरह से जो गांव-गांव शहर-शहर जाकर भाजपा की जो नीतियां हैं वो जन-जन तक पहुंचानी है, भाजपा की जो योजना है वो जन-जन तक पहुंचानी है। जो 10 साल में जो कार्य किए हैं मोदी सरकार ने या हरियाणा में खट्टर सरकार ने, उसको जनता तक पहुंचाना है, जिससे कि जो चुनाव हो तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपना जीत का परचम ले सके। इसी रणनीति के साथ भाजपा काम कर रही है। जी बिल्कुल विजेंद्र, सीएम ने चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन कर दिया है। 11 मार्च को पीएम का दौरा भी संभावित है, तो क्या ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है पूरी तरह से कमर कस चुकी है, चुनाव की तैयारी में जुट गई है? क्या और भी कोई केंद्रीय आला कमान का जो है नेता का जो है दौरा देखने का संभावना है यहाँ पर? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? तो मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि पीएम मोदी यहाँ पर पहुंच सकते हैं 11 तारीख को, 11 मार्च को पहुंच सकते हैं। जो एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन द्वारका एक्सप्रेसवे तो ऐसे में हमें कई केंद्रीय नेताओं का भी जो है दौरा देखने को मिल सकता है जी चुनावी समय में। जी बिल्कुल तो चुनावी कार्यालय का जो है शंखनाद हो गया, तो कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की भी जो है अहम भूमिका हो जाती है। क्या कुछ जो है मंत्र जो है रणनीति के सौंपे गए हैं सीएम के द्वारा कार्यकर्ताओं को? देखिए, कार्यकर्ता को यही कहा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो भाजपा की जो नीतियां हैं वो कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाएं। जिस तरह से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं गांव गांव शहर शहर में, जो कार्यकर्ता है बूथ लेवल पर, मंडल लेवल पर, और जो पन्ना प्रमुख है वो जाकर जो भाजपा की नीतियां हैं, सरकार की जो योजना है, जो 10 साल में सरकार ने जो काम किए हैं आम जनता के लिए, सड़क, बिजली, पानी या और अन्य सड़कों का जाल बिछाया, अंडरपास, फ्लाईओवर उनका जाल बिछाया, योजनाएं एक आम आदमी के लिए जो योजना बीपीएल कार्ड की योजना हो, चाहे राशन देने की योजना है, तमाम जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाई जा सके, जिससे कि आगामी चुनाव में इसका फायदा मिल सके। जी बिल्कुल विजेंद्र जी, 90 विधानसभा क्षेत्रों में जो है लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। सीएम ने जो है कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए रणनीति के मंत्र भी दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर में रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने लोहारू में कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। इस दौरान जेजेपी और बीजेपी गठबंधन से लोकसभा चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अकेले कमल खिलाएंगे। प्रदेश में अन्य दलों के बहुत बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने की कतार में खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी के साथ ही गरीबों के उत्थान के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार ने गरीबों को ऊंचा उठाने का काम किया है। के चुनाव के अंदर जिस मैंडेट के साथ 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, आज मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं, देख रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। ये 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा के लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें भेजेंगे। नहीं, देखिए, हमारे बड़े लीडर भी हरियाणा के अंदर आएंगे और लोगों से कनेक्ट होंगे। और इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महासिंह जुड़ गए हैं लोहारू से। आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी, तो क्या मतलब ऐसे में संकेत दे दें कि भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जो है ना आज देर रात लोहारू पहुंचे थे
और उनसे बातचीत हुई तो उनसे पूछा गया था कि जेजेपी और बीजेपी और गठबंधन की सरकार चल रही है तो लोकसभा में भी एक साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कमल की 10 सीटों पर कमल का फूल खिलाने का काम करेगी। जी, तो मतलब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब तक जो कयास लग रहे थे कि आलाकमान फैसला लेगा, लेकिन ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष साफ संकेत देते हुए दिख रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी, यानी कि वो अकेले चुनाव लड़ सकती है। इसका एक संकेत जो है प्रदेश अध्यक्ष के बयान के तौर पर जो है वो देखा जा सकता है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बिना पर्ची खर्ची की नौकरी जो है युवाओं को दिलाई जाएगी। विपक्ष लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठाता रहता है, ऐसे इस पर क्या कहेंगे? महासिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, देखिए उनसे ये कह रहा है कि प्रदेश में किन मुद्दों पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, तो उन्होंने साफ किया कि भाजपा सरकार बिना खर्ची पर्ची और गरीबों के और किसान के उत्थान के ऊपर काम किया है, तो इन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। और जो नई नई योजनाएं जो गरीबों के लिए लाई है, ये चुनाव का मुख्य मुद्दा रहेगा प्रदेश। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महासिंह लोहारू जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विदु रावल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सर, आपका बहुत स्वागत है बड़ी खबर में हमारे साथ में। आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष जो है साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बहुत शानदार जीत अर्जित की थी। 10/10 का एक शानदार जो एक तोहफा यूं कहेंगे या यूं कहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का बुकेट है उसमें किस प्रकार से हम 10 के 10 कमल खिलाकर मोदी जी की झोली में दिए थे। उसी नाते से भारतीय जनता पार्टी का एक स्वाभाविक इच्छा है, कार्यकर्ता की भी इच्छा है कि 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित है और हम अपने नेतृत्व की बात को मानते हैं। इस नाते से हमारा नेतृत्व जो तय करेगा हम उस पर काम करेंगे। सर, 2019 में भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जो है जीत हासिल करी थी, तो क्या उसी मूल मंत्र के आधार पर ये फैसला लिया जा रहा है? ये देखने को मिल रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर आप अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो बहुत बड़ी जीत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल 10 के 10 कमल के फूल खिलाकर केंद्रीय नेतृत्व को देने वाली है। सर, अगर लोकसभा चुनाव बिल्कुल अगर आप कह रहे हैं कि आलाकमान फैसला लेगा और लोकसभा चुनाव अगर अकेले लड़ना जो है वो पार्टी तय करती है, तो विधानसभा चुनाव पर भी तो सर इसका फर्क देखने को मिल सकता है। क्या विधानसभा चुनाव भी बीजेपी अकेले लड़ेगी अपने क्षेत्रीय दल के? देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि लोकसभा चुनाव हम अकेले लड़ने वाले हैं। मैंने ये कहा कि 2019 में अकेले लड़े थे, 10 की 10 सीटें जीते थे। अब की बार 19 से भी अच्छा माहौल है, तब हम 300 सीटें कराए थे, यानी 303 सीटें जीत कर आए थे। अब 370 से अधिक सीटें जीतने वाली है भारतीय जनता पार्टी, जनता के स्नेह प्रेम और आशीर्वाद के कारण। अब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या तय करता है, इसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है उसका पालन करेंगे। फिलहाल जो स्थिति है वो मैंने आपको बताई है। नेतृत्व क्या तय करेगा, ये नेतृत्व का काम है। मेरा काम तय करना नहीं है, मेरा काम तय की हुई चीजों को बताना है, आपके समक्ष लाना है। जहां बात रही विधानसभा चुनाव की, तो कहते हैं जैसे कि विल क्रॉस द रिवर व्हेन विल रीच द ब्रिज। तो उस समय जब ब्रिज के पास पहुंचेंगे, जब नदी के सामने पहुंचेंगे, तब तय करेंगे कि इसको नदी को तैर कर जाना है या पुल के ऊपर से चढ़ के जाना है या किसी और तरीके से इस नदी को पार करना है। उस समय का विषय है ये। आज का लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत जो है भारत की जनता, देश की जनता, हरियाणा की जनता सुनिश्चित करने वाली है। विद्यु जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ जो है उमेश भाटी जेजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है बड़ी खबर में। आपसे जानना चाहेंगे उमेश भाटी जी कि बीजेपी के जो आलाकमान है उनके द्वारा कहा जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आ रहा है कि बीजेपी जो है 10 की 10 सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। देखिए, 10 की 10 सीटों पर हमारी भी तैयारी पूरी है। आप देखेंगे कि 6 रैलियां हम लोकसभा की कर चुके हैं और 4 रैलियां हमारी बाकी है। 10 के 10 सीटों पर हमारा अपना पैनल भी तैयार हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने एक पोर्शन छोड़ा हुआ है अभी कि कोई भी जो भी शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय आएगा, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों का मिलकर जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय का कार्यकर्ता सम्मान करेंगे और जो भी आदेश होगा। कल हमारी जो है बहुत बड़ी एक सभा है जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी सभी लोग उसमें पहुंचेंगे और उसमें ये डिसाइड होगा कि हमें किस तरीके से आगे
इलेक्शन में काम करना है किस तरीके से। तो हमारी भी तैयारी पूरी है, लेकिन जो भी निर्णय होगा वो निर्णय सब पे मान्य होगा। जी बिल्कुल। अगर पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी जो है, अगर ये ऐलान कर देती है कि वो अकेले सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगी 10 की 10 सीटों पर, तो क्या ऐसे में विधानसभा चुनाव में आपकी तरफ से क्या रुख रहेगा? क्या विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, अगर मैंने अभी आपको बताया कि विधानसभा की बैठकों का भी हमारा चलन चल रहा है जी। हमारा लोकसभा में भी हमारी 10 की 10 सीटों पे और विधानसभा की 90 के 90 सीटों पे प्रत्याशी हमारे सभी तैयार है, हमारे पास है, पैनल भी तैयार है, प्रत्याशी भी हमारे जो है अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गठबंधन है हमारा 4-4.5 साल से बहुत अच्छी तरीके से हमारा गठबंधन चल रहा है जी। तो इस गठबंधन के हिसाब से अगर जो भी निर्णय लिया जाता है, पार्टी नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसमें हम लोग सब तैयार हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि शीर्ष कमान जो है, भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान जो फैसला लेंगे आपको मंजूर होगा और इससे विधानसभा चुनाव पर कोई दरार जो है नहीं पड़ेगी आपके गठबंधन पर? नहीं, दरार तो देखिए अभी भी नहीं है जी। दरार तो हम लोगों ने राजस्थान में अलग नहीं लड़ा के इलेक्शन, वहाँ पे जी राजस्थान में हम लोगों ने अलग इलेक्शन लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने अलग इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसका कोई हमारे आप देखेंगे हरियाणा के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आया उस बात पे जी। तो जो दिलों का गठबंधन जो बना है जी में हमारे कोई आपस में मेल नहीं है। जो बड़े भाई या छोटे भाई का जो रिश्ता है इस हरियाणा के अंदर, हम उस चीज को निभा रहे हैं जी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर निर्णय ये आता है कि हमें अलग लड़ना है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं और गठबंधन में जो सीटें हमारे को मिलती हैं हम उसके लिए भी तैयार है, दोनों के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। विदु रावल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जो हैं ये बात कर रहे हैं कि बड़े नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। किन बड़े नेताओं का जो है नाम सामने आ रहा है? आपकी पार्टी में कौन कौन से नेता जो है रुख कर रहे हैं, शामिल हो सकते हैं? क्या संभावना आपको दिख रही है? पार्टियों के नेता उन पार्टियों को छोड़कर, उनको विसर्जित कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए दरवाजे के बाहर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजा जो है वो थोड़ा पतला है, उस संकरे दरवाजे में से धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं। लेकिन ये निश्चित है कि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर नहीं बल्कि सुनामी कहूंगा, जिस प्रकार से तूफान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उस तूफान के अंदर सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। ये चलती हुई किश्ती है, दूसरी पार्टियां डूबती हुई किश्ती हैं। इस नाते से हम देखते हैं कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खबर आ रही है, सुखद आ रही है। आज जैसे हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी बंगाल के अंदर है, तो वहां पर कुणाल घोष जैसे जो नेता हैं उन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात कर रहे हैं। बिहार के अंदर एक के बाद एक आरजेडी के नेता जो है वो आरजेडी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। अखिलेश की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी से, परिवारवादी पार्टी से सभी लोग निकल कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। खुद हरियाणा के अंदर हम देख रहे हैं सभी पार्टियों से नेता छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि अभी पिछले दिनों पहले ही हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इसी तरह की स्थिति बन रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक स्वाभाविक एक अट्रैक्शन जिसको कहेंगे एक आकर्षण है, और वो आकर्षण क्या है कि आज हर व्यक्ति जो है भारत माता की जय कहना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में कामयाब हुई है। राष्ट्रवाद आज का विषय है और राष्ट्र, हम जिस प्रकार से राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, हमारा मूल स्वभाव भारतीयों का जो है भारत माता से प्रेम करने का है। उस नाते से आज भारतीय जनता पार्टी अंतिम और सबसे परिलक्षित जो एक आखिरी लक्ष्य रहता है, आखिरी जो गंतव्य रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी बनती जा रही है। आप कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो आपकी रीति नीति से प्रभावित होकर के आपकी पार्टी की तरफ रुख करें, वही विपक्ष तो खरीद फरोख्त का आरोप आप पर लगा रहा है पार्टी पर। देखिए, पहली बात तो ये कि क्या विपक्षी पार्टी के नेता जो बचे खुचे उनके पास नेता है, उनको मंडी में बिकने वाला खरीद फरोख्त का गाजर और मूली समझती है, भिंडी या भजिया समझती है? किस प्रकार से वो अपने नेताओं का मूल्यांकन करते हैं, ये भी दिलचस्प है। क्या ऐसा कोई पार्टी, अभी लोग जो हैं जो कल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, उनके बारे में अगर ये व्यू रखते हैं तो ये कैसे मान लें कि बाकी बचे हुआ जो सामान है वो बिका हुआ नहीं है? इसका मतलब तो खुद ये पार्टियां कह रही हैं कि इनके नेता जो हैं किसी प्रकार की विचारधारा से बंधे हुए नहीं है, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक चरित्र नहीं रखते। इसका मतलब तो ये बिकने वाला सामान है, मार्केट में जो रेट लगाएगा खरीद लेगा, ऐसा ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। लेकिन देश क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण है। देश भारतीय जनता पार्टी के साथ है,
नेता बहुत अधिक वोट लेकर आ रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जनता का पीछे पीछे जनता में से ही नेता निकलते हैं। सभी स्थानों पर एक विशेष रूप से जनता का एक दबाव है अपने प्रतिनिधियों पर कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को ही में ही शामिल हो, तभी उनको वोट मिलेगा। तो वोट का पीछा करते करते लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। ये जनता का एक दबाव है, जनप्रतिनिधि को रोजमर्रा में देखना पड़ता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरह हवाई नेता तो है नहीं, लोगों से रोज मिलना पड़ता है, उसी जनता के पास जाकर नतमस्तक होकर वोट मांगनी पड़ती है। अब जब वोटर उनका ये कह रहा है कि हम वोट आपको तब देंगे जब आप भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल लेकर आएंगे, तो हर कोई कमल का फूल लेने के लिए आतुर है। विदु रावल जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उमेश भाटी, जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी खबर की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने का। बड़ी खबर में अब रुख करते हैं तीसरी बड़ी खबर का, जहां फरीदाबाद के गांव अजरौंदा और ऑफिसर कॉलोनी के बीच दीवार की ग्रिल में नवजात का मृत शरीर मिलने से सनसनी फैल गई है। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। देखने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी ने नवजात को फेंकने की कोशिश की होगी और इस दौरान वो ग्रिल में आकर फंस गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गांव अजरौंदा और ऑफिसर कॉलोनी के बीच की दीवार जो है, वहां पर ग्रिल में एक नवजात बच्चे का शव दिखाई दिया। उस क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और बताया जा रहा है कि किसी ने नवजात का शव फेंका होगा और वो ग्रिल में आकर के फंस गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मोनू पांचाल। मोनू पांचाल जी, जानना चाहेंगे पूरा मामला ये क्या है? एक नवजात बच्चे को ग्रिल में फेंक दिया गया। फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है नवजात बच्चों का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ये मामला भी जो है चौथा मामला सामने आया है। जिस तरीके से जो है ये फरीदाबाद के अजरौंदा का ये मामला है, जब जो है नवजात शिशु के बच्चों को जो फेंकने की जो है उनके माँ बाप को फेंकने की कोशिश की होगी रात के समय, लेकिन बच्चा जो है ग्रिल में जा अटका और 1 दिन का बच्चा था। तो उसको देख करके जब सुबह हुई और सुबह लोग यहाँ से आवाजाही करने लगे तो देखा तो वो बच्चा जो नवजात बच्चा है वो ग्रिल में फंसा हुआ था। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस में जो है फोन करा गया और आनन फानन में जो है पुलिस बल और आगे ग्रामीण के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए और लोग हैरान हो गए कि एक दिन के नवजात बच्चे को जिस तरीके से उन माँ बापों ने फेंका होगा और वो ग्रिल में जा अटका, तो उसको लेकर के यहाँ पर फोरेंसिक जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची। तमाम पुलिस बल यहाँ पर, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और उसको सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्या, फरीदाबाद में जो है वो लगातार इस तरीके के मामले सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो सेक्टर 58 की बात की जाए, चाहे अभी बीते 4 हफ्ता भर पहले की बात की जाए तो एक बच्चे के गले में जो है वो फंदा मिला था, वो भी 1 दिन का बच्चा था। तो इस तरीके के मामले वो लगातार वो सामने नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है पूरी तरीके से छानबीन यहाँ पर गहनता से जांच कर रही है कि वो आखिर ये बच्चा किसका था, इसके जो माँ बाप है वो कौन है और इस तरीके की हरकत किसने किया, क्या उनको बच्चों के माँ बापों ने करी है या कोई अनजान है, तो इसको लेकर के पूरी गहनता से जांच करिए। जी दिव्या। जी बिल्कुल, फरीदाबाद में जो है मासूम बच्चों के साथ बर्बरता के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। ग्रिल में बच्चे को फेंक दिया गया, उसकी जो है मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू पांचाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर आपका। बड़ी खबर में चौथी खबर का रुख करते हैं, जहां इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नौफर सिंह राठी हत्या के मामले में नामजद आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं बहादुरगढ़ के लाइनपार थाने में प्रदेश के पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के नेता सतीश नंबरदार और गौरव राठी से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि सतीश जो है नंबरदार से दूसरी बार पुलिस पूछताछ कर रही है। सतीश नंबरदार का इस पर स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। उनका कहना है कि नौफर सिंह राठी की हत्या में हमारा कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है, हमारा नाम तो झूठा लिया जा रहा है, ना तो हमारा कोई लेना देना, ना इस मामले का हमारा कोई मतलब। भाई मेरे भाई वाला जो मामला था 1 साल पहले जो सुसाइड किया था, भाई हम तो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने लगे रहे थे। बाकी भाई आप अगर परमात्मा ने माननीय आदमी है, आज से मक्खी ना मारी आदमी तो बहुत दूर की बात। आपने यूपी में मुकदमे भी दर्ज करवाए बता रहे हैं? हमने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। हमने यूपी में हमारे ऊपर जो झूठे मुकदमे बने थे, जो हमारे ऊपर मेरे और मेरे भतीजे के ऊपर जो गाड़ी चोरी का इन्होंने झूठा मुकदमा बनवाया था, उसकी एप्लीकेशन हमने वहाँ एसपी थे संजीव सुमन, उनको दी थी। जी हमारे पे यूं ये
उनने पर्दाफाश करा तो वो बोले ये सारा गैंग है, उनने अपने ढोरे पे अपने आप का पुलिस ने मुकदमा बना। आरोप क्यों लग रहे हैं तो वही बताएंगे, हमारे ऊपर क्यों आरोप लगाए गए हैं। वैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसने क्या किया है और क्या है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस काम से, इस कांड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम निर्दोष हैं। अरे देखो जी, ये हत्याकांड तो हुआ है और निंदनीय है ये, पर इसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाएगा कैसे क्या हुआ है। देखो हमारा ये रिलेशन तो क्या है, जटवाड़े के हैं, पुराने राजनीतिक विचार के अलग अलग मतभेद रहे हैं शुरू से ही। और 1 साल पहले जैसे आप सबको पता है कि मेरे पिताजी ने एक ऑडियो वायरल की थी, उन्होंने सबके नाम लिए थे, उसी के बिहाफ पे FIR दर्ज हुई थी। उनको उन बातों करीबन 1 साल हो गया है। बड़ी खबर का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।